वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इटली के कामयाब दौरे के बाद वतन रवाना। G7 सरबराह इजलास में भारत ने आलमी सतह पर जुनूबी ममालिक की तरजीहात और खदशात सामने लाने को बताया अपनी जिम्मेदारी। पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी के शोबे में इजारादारी को सबके इख्तियार में तब्दील करने पर दिया जोर। इटली से भारत रवाना होने से पहले वजीर आजम मोदी ने अमरीकी सदर जो बाइडन, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स और जापान के वजीर आजम फूमियो किशिदा से भी की मुलाकात। तमाम रहनुमाओं के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर किया तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी की मुलाकात। शुमाली भारत में चिलचिलाती गर्मी से फिलहाल कोई राहत नहीं। महकमा मौसमियात ने पंजाब, हरियाणा समेत 14 रियासतों में अगले 4 से 5 दिनों के लिए जारी किया हीट वेव अलर्ट। दिल्ली में आलूदगी को कम करने के लिए समर एक्शन प्लान पर आज से शुरू होगा काम। सिरिल रामाफोसा दोबारा जनूबी अफ्रीका के सदर के ओहदे के लिए मुंतखब। रामाफोसा की पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ इत्तेहादी हुकूमत बनाने पर हुई रजामंद। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के आखिरी लीग मैच में आज भारत का मुकाबला कनाडा से। फ्लोरिडा में खेले जाने वाले मैच पर बारिश का खतरा। मुंबई में आज से शुरू होगा मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। हफ्ते भर तक जारी रहने वाले फेस्टिवल में दिखाई जाएंगी 59 ममालिक की 314 फिल्में। इफ्तिताही फिल्म की दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और पुणे में होगी नुमाइश। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इटली के अपने कामयाब दौरे के बाद वतन रवाना हो गए हैं। काबिल जिक्र है कि तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने के बाद पीएम मोदी का ये पहला गैर मुल्की दौरा था। इस दौरान उन्होंने G7 सरबराह इजलास के आउटरीच सेशन में शिरकत की और कई ममालिक के सरबराहान मुमलिकत से दो तरफा मुलाकातें भी की। तमाम सरबराहान मुमलिकत ने पीएम मोदी को तीसरी बार मुल्क की बागडोर संभालने पर मुबारकबाद दी। इटली से रवाना होने से पहले वज़ीर आज़म मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर G7 सरबराह इजलास में शिरकत के अपने तजुर्बे को शेयर करते हुए कहा कि अपूलिया में G7 सरबराह इजलास में मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। आलमी रहनुमाओं के साथ बातचीत की और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। एक साथ मिलकर हमारा मकसद आलमी बिरादरी को फ़ायदा पहुँचाने वाला मौसर हल तैयार करना और आने वाली नस्लों को एक पायदार मुस्तकबिल फराहम करना है। मैं इटली के लोगों और हुकूमत का गर्मजोशी से मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने G7 सरबराह इजलास के मौके पर कई ममालिक के सरबराहों से मुलाकात की। इस दौरान सब ने उन्हें तीसरी बार मुल्क का वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद दी। पीएम मोदी ने लीडरों से मुल्क के मफाद से मुताल्लिक़ तमाम मसाइल पर बात की और दुनिया से जुड़े तमाम मामलात में ताउन का यकीन दिलाया। पेश है ये तफसीली रिपोर्ट। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इटली के अपूलिया में मुनक़िदा G7 सरबराह इजलास के मौके पर मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों के साथ दो तरफा मुलाकातें की, जिसमें मेजबान मुल्क की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी भी शामिल थीं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी और आलमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर गर्मजोशी से तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान इटली के वज़ीर आज़म ने पीएम मोदी को तीसरी बार मुल्क की बागडोर संभालने पर मुबारकबाद दी। पीएम मोदी ने G7 आउटरीच सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत के लिए पीएम मेलोनी का शुक्रिया अदा किया और सरबराह इजलास के कामयाब इख्तिताम के लिए उनकी सताइश की।
दोनों अतराफ ने दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया और दिफाई सनती ताउन को मजीद बढ़ाने की उम्मीद जाहिर की। उन्होंने इस साल के आखिर में इतालवी तैयारा बरदार बहरी जहाज ITS केवोर और तरबियती जहाज ITS वेस्पुची के भारत दौरे का खैर मकदम किया। पीएम मोदी ने दूसरी जंग अजीम के दौरान इतालवी मुहिम में भारतीय फौज के ताउन को तस्लीम करने के लिए इतालवी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और बताया कि भारत इटली के मोन्टोन में यशवंत घाट के मेमोरियल को अपग्रेड करेगा। दोनों रहनुमा आजाद और खुले भारत बहरुल काहिल के लिए अपने मुश्तरका विजन को पूरा करने के लिए भारत बहरुल काहिल ओशन इनिशिएटिव फ्रेमवर्क के तहत मुश्तरका सरगर्मियों को नाफिज करने के मुंतजिर नजर आए। उन्होंने अहम इलाकाई और आलमी मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया और आलमी फॉर्म्स और कसीर जहती इक़दामात बशमूल भारत मशरिक़ वुस्ता यूरोप इक़्तिसादी राहदारी में ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने वक्तन फवक्तन आला सतही सियासी मुज़ाकरात पर इत्मीनान का इजहार किया और भारत इटली स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की पेशरफ्त का जायजा लिया। बढ़ते हुए तिजारती और इक़्तिसादी ताउन पर खुशी का इजहार करते हुए उन्होंने लचकदार सप्लाई चेन बनाने के लिए शफ़ाफ तवानाई, मैन्युफैक्चरिंग, खला, साइंस और टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, AI और अहम मादनियात में तिजारती ताल्लुकात को वुसअत देने पर जोर दिया। इस तनाजुर में उन्होंने हाल ही में सनती इमलाक के हुकूक PRI से मुताल्लिक एक मुफाहमतनामे पर हाल ही में दस्तखत किए जाने का खैर मकदम किया, जो पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क्स पर ताउन के लिए एक फ्रेमवर्क फराहम करता है। इससे पहले पीएम मोदी ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ दो तरफा मीटिंग की। वजीर आजम ने तीसरी मुद्दत के लिए ओहदा संभालने पर सदर ज़ेलेंस्की की नेक ख्वाहिशात पर उनका शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन की सूरत हाल और स्विट्जरलैंड की मेजबानी में होने वाली आइंदा अमन सरबराह कॉन्फ्रेंस पर भी तबादला ख्याल किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक के साथ दो तरफा मीटिंग की। वजीर आजम सुनक ने पीएम मोदी को उनकी तारीखी मुसलसल तीसरी मियाद के लिए मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए दोनों ममालिक के मुश्तरका आज़म का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने रोड मैप 2030 के नफाज पर तबादला ख्याल किया और जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तमाम शोबों में होने वाली पेशरफ्त पर खुशी का इजहार किया, जिसमें बाकायदा आला सतही सियासी मुशावरत, दिफा और सलामती, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन, अहम और आला टेक्नोलॉजी के शोबे और अवामी राब्ते शामिल हैं। उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदे के लिए होने वाले मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर भी इत्मीनान का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और कसीरुल जहती उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आइंदा माह बरतानिया में होने वाले आम इंतखाबात के लिए बरतानवी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इटली के अपूलिया में G7 सरबराह इजलास के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी सदर एम्मानुएल मैक्रों ने दो तरफा मीटिंग की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुसलसल तीसरी बार वजीर आजम का ओहदा संभालने पर नेक ख्वाहिशात के लिए फ्रांस के सदर मैक्रो का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने होराइजन 2047 रोड मैप और इंडिया पैसिफिक रोड मैप पर तवज्जो मरकूज करते हुए भारत और फ्रांस के दरमियान बाहमी ताल्लुकात का जायजा लिया। इस दौरान दिफा, टेक्नोलॉजी, तवानाई, खला, तालीम, मौसमियाती कार्रवाई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और सकाफती इक़दामात जैसे नेशनल म्यूजियम पार्टनरशिप और अवामी शिरकत बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। इन्होंने मेक इन इंडिया पर ज्यादा तवज्जो देने के साथ स्ट्रेटेजिक शोबे में दिफाई ताउन को मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने 2025 में फ्रांस में होने वाली आइंदा AI समिट और अक़वाम मुत्तहिदा की समुद्री कॉन्फ्रेंस के तनाजुर में मसनूई ज़हानत, अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, तवानाई और खेलों के शोबों में ताउन को वुसअत देने से भी इत्तफाक किया। मिलकर काम करना। दोनों रहनुमाओं ने अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और फ्रांस के दरमियान एक मजबूत और काबिल एतमाद स्ट्रेटेजिक शराकतदारी एक मुस्तहकम और खुशहाल आलमी निज़ाम के लिए बहुत जरूरी है। इस सिलसिले में उन्होंने मजीद बुलंदियों तक ले जाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आइंदा पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम्स के लिए सदर मैक्रो को मुबारकबाद दी।
इसके अलावा पीएम मोदी ने जापान के वजीर आजम फोमियो किशिदा से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान कई अहम मौज़ूआत पर बातचीत हुई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने G7 के दीगर सरबराहान मुमलिकत से भी गर्मजोशी से मुलाकात की, जिसमें अमरीकी सदर जो बाइडेन और पोप फ्रांसिस भी नुमाया तौर पर शामिल थे। वजीर आजम ने पोप फ्रांसिस को भारत के दौरे की दावत भी दी। ब्यूरो इनपुट के साथ अमृतपाल और अरुण कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आलमी रहनुमाओं से टेक्नोलॉजी के मैदान में इजारादारी खत्म करने का मुतालबा किया और कहा कि उसे एक जामे मुआशरे की बुनियाद रखने के लिए तामीरी बनाया जाना चाहिए। इटली के अपोलिया में G7 सरबराह इजलास के डायलॉग सेशन से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ के ममालिक आलमी गैर यकीनी सूरत हाल और कशीदगी का खमियाजा भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने ग्लोबल साउथ के ममालिक की तरजीहात और खदशात को आलमी सतह पर रखना अपनी जिम्मेदारी समझी है। उन्होंने कहा कि भारत की सरबराही में G20 ने अफ्रीकी यूनियन को अपना मुस्तकिल रुकन बनाया है। वज़ीर आज़म ने टेक्नोलॉजी के मैदान में इजारादारी के खात्मे की अहमियत पर तफसीली बात की और मसनूई जहानत पर जोर दिया। इटली के शहर अपोलिया में मुनक़िदा G7 सरबराह इजलास में तमाम रुकन ममालिक ने इस अज़्म का इज़हार किया कि वो आलमी चैलेंजों का मुकाबला करेंगे। तमाम रुकन ममालिक ने जमहूरी उसूलों और आज़ाद मुआशरों, आलमी इंसानी हुकूक़ पर अपने एतमाद का इयादा किया। उन्होंने समाजी तरक्की और कसरुल-जहती कानून की हुक्मरानी के एहतराम जैसे मसाइल पर भी संजीदगी से तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि हमारा काम अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के एहतराम और बैनुल-अक़वामी अमन के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म पर मबनी है। रुकन ममालिक ने एक महफूज, आज़ाद और खुले उसूलों पर मबनी बैनुल-अक़वामी निज़ाम को बरकरार रखने की हिमायत की। उन्होंने दुनिया के तमाम हिस्सों में इंसानी वक़ार और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने के अपने अज़्म का इज़हार किया। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नीट 2024 के इम्तिहान से मुताल्लिक़ कई अर्जियां दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में तमाम दरख्वास्तों की समाअत 8 जुलाई को होगी। इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा नीट से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मुकदमात की मुंतकली की दरख्वास्त पर नोटिस जारी किया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक और अर्जी पर भी नोटिस जारी किया, जिसमें नीट में धांधली और पेपर लीक के इल्ज़ामात की CBI इंक्वायरी का मुतालबा किया गया। NTA को इस मामले में 2 हफ्तों के अंदर जवाब देने की हिदायत दी गई है। पेश है ये खुसूसी रिपोर्ट। नीट के इम्तहान के अमल पर मुल्क की सुप्रीम अदालत में हुई समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में चल रहे नीट से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मामलों की ट्रांसफ़र की दरख्वास्त पर नोटिस जारी किया है। नोटिस के मुताबिक 8 जुलाई को पहले से इल्तिवा में पड़े मामलों के साथ ही इन मामलों की भी समाअत की जाएगी। इसके साथ ही नीट में धांधली और पेपर लीक के इल्जामात की CBI जांच की मांग वाली एक दीगर दरखास्त पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। मामले में NTA को 2 हफ्ते में जवाब देने के अहकामात जारी किए गए हैं। मामले में तलबा के एक वफ्द ने मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की और अपनी बात उनके सामने रखी। वजीर तालीम ने तलबा के तमाम पहलुओं को सुना और उन्हें सरकार की तरफ से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। वजीर तालीम ने कहा कि मरकजी हुकूमत इम्तहान देने वाले तलबा के मफादात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। नीट परीक्षा परिणाम से जुड़े सभी सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। सर, जब से नीट परीक्षा परिणाम की घोषणा हुई है, छात्र भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप भी आज कुछ छात्रों से मिले हैं, क्या कहना चाहेंगे छात्रों से, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैंने आज कुछ विद्यार्थियों से मिला जिनके मन में कुछ आकांक्षा है, कुछ एंग्जाइटी भी है। उनके अभिभावकों को भी मिला, कई विषय में हमें जानकारी भी मिली। सुप्रीम कोर्ट ने एक सारा विषय को संज्ञान में लिया है। सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने दीजिए, कल जैसे एक समाधान की रास्ता निकले, अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट कहेगा ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। पटना में और गोधरा में जिस तरह से धोखाधड़ी की घटनाएं हुई हैं, तो क्या उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? देखो, मेरे पास जितनी जानकारी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है, ये सारा विषय में वहाँ की एजेंसी कड़ी कार्रवाई कर रही है। और वहाँ की एजेंसियों की प्रोएक्टिवनेस से वो ध्यान में आई है, कार्रवाई हो रही है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा।
अच्छा सर, इस बार हमने देखा कि रिकॉर्ड 67 बच्चे इन्होंने परफेक्ट स्कोर हासिल किया, तो आपको क्या लगता है, क्या सिलेबस आसान था या फिर सिलेबस में कमी की गई थी जिस वजह से इतनी अधिक तादाद में बच्चों ने परफेक्ट स्कोर हासिल किया? स्वाभाविक, जब विद्यार्थी को एक ईज होता है, विद्यार्थी को उसकी मेधा को परीक्षा करना सिर्फ उसके मन में डर पैदा करने में नहीं होता है, उसको एक कंफर्ट लेवल से एग्जामिनेशन करवाना भी एक दायित्व होता है, जो सरकार ने इस बार किया। इसके कारण आज विद्यार्थियों में मेधा विद्यार्थी आगे आए हैं। यही कारण है आज इस बार परीक्षा में परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है। एनटीए की क्या जवाबदेही तय की जाएगी इस पूरे मामले में अगर कुछ गड़बड़ी हो? कोई भी हो, जो लोग इसमें संश्लिष्ट रहेंगे, सरकारी गैर सरकारी किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। और आने वाले समय में क्या कदम उठाए जाएंगे कि ताकि परीक्षा में और अधिक पारदर्शिता लाई जा सके? कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये अभी भी पारदर्शी है। दुर्घटना होते हैं, वो दुर्घटना जीरो हो उसकी दायित्व लिया जाएगा। आपको बता दें कि पूरे मामले में एनटीए ने नीट के 1563 उम्मीदवारों के लिए 23 जून 2024 को फिर से इम्तिहान का इनेकाद करने का फैसला लिया है। इन उम्मीदवारों को 5 मई 2024 को असल इम्तिहान के दौरान वक्त के नुकसान का सामना करना पड़ा था, जिसके एवज में इन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, जिनको अब हटा दिया गया है और इन 1563 तलबा को एक बार फिर से इम्तिहान देने का मुतबादिल दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और शुमाली भारत में शदीद गर्मी और लू का कहर जारी है। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज मुल्क का सबसे गर्म शहर रहा, जहां ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 46.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ मकामात पर 18 जून तक गर्मी की लहर का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मशरक़ी मध्य प्रदेश, मगरबी उत्तर प्रदेश और जनूबी बिहार के मुख्तलिफ हिस्सों में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा और मगरबी बंगाल में गंगा के इलाके में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा। महकमा मौसमियात ने उम्मीद जाहिर की है कि 18 जून तक प्री मानसून बारिशें हो सकती हैं, जिसके बाद ही गर्मी और गर्मी की लहर से निजात की उम्मीद है। इन रियासतों में बढ़ते हुए दर्जा हरारत के साथ साथ तेज गर्म हवाओं ने भी लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। ऐसी सूरत हाल में लोगों को मशवरा दिया जाता है कि वो बिला ज़रूरत घरों से ना निकलें और मुनासिब मकदार में मशरूबात का इस्तेमाल करें। और 18वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आज से मुंबई में शुरू होने जा रहा है। MIFF 2024 एडिशन की शुरुआत नेशनल जियोग्राफिक की दस्तावेजी फिल्म बिली एंड मॉली एंड अदर लव स्टोरी की स्क्रीनिंग के साथ होगी। ये 78 मिनट की अंग्रेजी फिल्म है, जिसके डायरेक्टर चार्ली हैमिल्टन जेम्स हैं। फिल्म फेस्टिवल के दौरान 8 वर्ल्ड प्रीमियर्स, 17 एशिया प्रीमियर्स और 15 इंडियन प्रीमियर्स होंगे। 18वें MIFF में फिल्म साज संतोष सेवन और साथ में आपको बता दें कि RD स्टोइंस और केतन मेहता, रुचि मेहता और बहुत से लोगों के साथ 20 मास्टर क्लासेस, इन कन्वर्सेशन और पैनल मुबाहिसे पेश किए जाएंगे। 2024 के एडिशन में दस्तावेजी फिल्मों को फरोग देने के मकसद से डॉक्यूमेंट्री फिल्म बाजार की शुरुआत की जाएगी। डॉक्यूमेंट्री फिल्म जगत का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024। इस बार के संस्करण में आयोजकों को 59 देशों से 61 भाषाओं में रिकॉर्ड 1018 फिल्में प्राप्त हुईं। 3 चयन समितियों द्वारा कुल तो 18वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आज से मुंबई में शुरू होने जा रहा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं गैर मुल्की खबरों में। सिरिल रामाफोसा जनूबी अफ्रीका में सदर के ओहदे के लिए दोबारा मुंतखब हो गए हैं। रामाफोसा की पार्टी अफ्रीका नेशनल कांग्रेस ने डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ इत्तेहाद की हुकूमत बनाने से इत्तफाक किया था। रामाफोसा 283 वोटों के साथ दोबारा मुंतखब हुए। रामाफोसा ने दोबारा सदर बनने पर खुशी का इजहार किया। पार्लियामेंट में अपनी तकरीर के दौरान उन्होंने कहा कि एक बार फिर बतौर सदर इस अजीम मुल्क की खिदमत करना एक एजाज और खुशी की बात होगी। उन्होंने आने वाली हुकूमत को उम्मीद और शमूलियत पर मबनी हुकूमत का दौर करार दिया। जनूबी अफ्रीका में 2 सख्त मुखालिफ जमातों के दरमियान इस मुआहदे को सबसे अहम सियासी तब्दीली के तौर पर देखा जा रहा है।
और नाज़रीन, आज यौम अरफा है जो अयाम हज का रुकन आज़म है। वकूफ़ अरफा के बगैर किसी भी आज़िम हज का हज मुकम्मल नहीं हो सकता। कल मिना में ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और आज फजर की नमाज के बाद से आज़मीन हज की अरफात रवानगी शुरू हो चुकी है। आज आज़मीन गुरूब आफ्ताब तक गिरियावजारी में मशगूल रहेंगे और अपने माबूदी हकीकी से मुआफ़ी के ख्वास्तगार होंगे। अपने रब को किसी भी तरह मनाने की कोशिश करेंगे। वहाँ ज़ोहर और असर की नमाज कसर और जमा करेंगे। गैर हाजियों के लिए आज का रोज़ा नहायत अजर व सवाब का बाइस है। हदीस में आता है कि अरफा के दिन के रोज़े से अल्लाह ताला 1 साल पहले और 1 साल आगे के गुनाह माफ़ कर देता है। अरफा के दिन ही इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा दिया था, जिसे क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए सबसे बेहतर मंशूर ख्याल किया जाता है। इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि किसी गोरे को किसी काले पर या किसी काले को किसी गोरे पर कोई फ़ौक़ियत नहीं। अगर किसी को फ़ौक़ियत हासिल है तो सिर्फ तक़वे की बुनियाद पर है। और आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो आइए नाज़रीन, कुछ ख़ास ख़बरों पर आइए नज़र डाल लेते हैं। और ज़्यादातर अखबारात ने G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस को अपनी 6 सुर्खियों में जगह दी है। तो G7 के लिए वज़ीर आज़म इटली के कामयाब दौरे के बाद वतन रवाना हो चुके हैं। और इसी ताल्लुक़ से ये खबर है कि G7 वज़ीर आज़म मोदी की आलमी रहनुमाओं से मुलाकात, यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को उन्होंने गले लगाया, सदर मैक्रो से दिफा और तालीम के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल किया और पोप से भी मुलाकात की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और भारत आने पर भी उनको दावत दी है। और सारे ही रहनुमाओं से उन्होंने मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल भी किया है। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। आम लोगों के लिए नाज़रीन ये ख़ास खबर हो जाती है क्योंकि अमूल और मदर डेयरी के बाद अब पराग का दूध भी महंगा हो गया है। और एक और ख़बर देख लेते हैं, ये भी काफ़ी ख़ास खबर है। हिंदुस्तान आज़ाद बहरी सफ़र और ज़वाबित पर मबनी आलमी निज़ाम के हक़ में है। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने नाज़रीन ये एक बयान दिया है। और अब देख लेते हैं, आपको बता दें नाज़रीन के चांदनी चौक में लगी आग 24 घंटे के बाद भी नहीं बुझ सकी। 100 दुकानें जलकर खाक हो चुकी हैं और 100 करोड़ रुपए के नुकसान का इम्कान बताया जा रहा है। नाज़रीन आपको बता दें कि 130 साल पुरानी जो मार्केट थी वो जुमेरात की शाम वहां आग लग गई और 24 घंटे गुजरने के बाद भी पूरी तरह से अब तक उसे बुझाया नहीं जा सका है। और अब देख लेते हैं खेल की सुर्खी नाज़रीन। पाकिस्तानी टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। ग्रुप ए से हिंदुस्तान और अमेरिका ने सुपर 8 राउंड के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। और सऊदी अरब का मसनूई ज़हानत समेत जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और हज की तारीख में मक्का मुकर्रमा में 5361 मेगावाट बिजली का इस्तेमाल का एक नया रिकॉर्ड बन चुका है। और एक और ख़बर देख लेते हैं नाज़रीन, ये भी G7 से इसका मुताल्लिक़ है। G7 ममालिक का यूक्रेनी हिमायत के लिए $50 अरब का मुआहदे पर इत्तेफाक हुआ है। जी हाँ, एक आउटलाइन डील पर भी इत्तेफाक किया गया है G7 सरबराह इजलास में। तो नाज़रीन ये थी कुछ ख़ास खबरें अखबारात से। और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। खेल की खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। भारतीय टीम आज ICC T20 वर्ल्ड कप में अपने आखिरी ग्रुप मैच में कनाडा के खिलाफ खेलेगी। ये मैच फ्लोरिडा में खेला जाएगा। भारतीय टीम पहले ही सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। ये दोनों टीमों का आखिरी ग्रुप मैच होगा। भारत के लिए ये मैच ज़्यादा अहमियत नहीं रखता, लेकिन टीम इंतजामिया चाहेगी कि स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के बल्ले से रन्स बने। कोहली अब तक 3 मैचों में कुछ खास नहीं कर पाए हैं। ऋषभ पंत और सूर्या कुमार यादव ने अच्छी बल्लेबाजी की है। शिवम दुबे ने भी अमेरिका के खिलाफ मैच में अच्छी बल्लेबाजी की, जो कि भारत के लिए राहत की बात है। बॉलिंग के शोबे की बात करें तो भारत के गेंदबाजों ने एक यूनिट के तौर पर शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। और अब आइए मौसम पर एक नजर डालते हैं।
तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।